अगर वो बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएगा तो उसके साइड इफेक्ट्स आप पे बहुत ज़्यादा आएंगे। आपने पूरा लंबा प्लानिंग कर रखा है यूरेशिया तक जाने का। आप लगातार बैक चैनल, दो तरह की डिप्लोमेसी है, एक फ्रंट चैनल डिप्लोमेसी है, एक बैक चैनल डिप्लोमेसी है। फ्रंट चैनल डिप्लोमेसी आपने पिछले 6 साल 7 साल से काफ़ी कम हो गया है, बातचीत हो नहीं रही है। तो आप बैक चैनल डिप्लोमेसी में बातचीत कर रहे हो, आपके बंदे उनके बंदे इंगेज हैं कहीं ना कहीं। क्यों कर रहे हो? इसीलिए कि आपका यूरेशिया तक रूट जाए, आपकी सरकार के जो कुछ चहेते कॉरपोरेट्स हैं उनको भी कुछ बेनिफिट्स हो, उसके साथ साथ आम लोगों के भी बेनिफिट्स हो। जो है लोगों का रोजगार पैदा होगा। अगर पाकिस्तान से आपके संबंध सुधरेंगे तो नॉर्थ इंडिया का पूरा कई एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, यहाँ के इंडस्ट्री पे डिमांड बढ़ेगी, पाकिस्तान वाले बहुत सारे डिमांड करेंगे और आप जो यहाँ पे है रोजगार पैदा होगा। इस तरह के गुड़गांवा है, नोएडा है, इस तरह के जितने भी इंडस्ट्रियल टाउनशिप है उसका डिमांड पाकिस्तान से एकाएक बढ़ जाए अगर आपका बॉर्डर सॉफ्ट हो जाए तो। आज पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होगा, पाकिस्तान के अंदर किसी कोई एक फोर्स शासन ना करे, कोई भी एक सत्ता का केंद्र ना हो। कल को कोई बात इंडिया के अंदर होगी, जो फ्रिंज एलिमेंट्स जिसको आप बोलते हैं, जैसे आपके यहाँ भी फ्रिंज एलिमेंट्स है, सरकार बोलती है किसी फ्रिंज एलिमेंट ने कुछ इस तरह के बयान दे दिए, तो फ्रिंज एलिमेंट्स आपके यहाँ तो अभी थोड़े आए हैं, वहाँ तो बहुत सारे हैं। वो फ्रिंज एलिमेंट किसी के अगर कंट्रोल में नहीं रहेंगे, आप किससे बात करेंगे कि इनको कंट्रोल करो? अगर कल को उनकी गवर्नमेंट वहाँ पे नहीं रहती है, लीबिया की तरह कोई स्थिति बन जाए, अफगानिस्तान की तरह कोई स्थिति बन जाए, फिर आप क्या करेंगे? तो अभी आप देखिए कि रूस और यूक्रेन के बीच वार चल रहा है, तो आप क्या समझते हैं इससे अफेक्टेड सिर्फ यूक्रेन ही है? नहीं, इससे अफेक्टेड सिर्फ रूस ही है? नहीं। अब रूस और यूक्रेन के वार होने के बाद उसका सीधा इफेक्ट पड़ा ग्लोबल ऑयल सप्लाई पे, तेल की सप्लाई। ग्लोबल जो यूक्रेन से सबसे ज़्यादा लोग खाने का तेल की भी सप्लाई लेते हैं, डबल ऑयल गैस, गेहूँ, ये सारे का वर्ल्ड का सप्लाई था। इवन कि कुछ जो चिप बनते हैं, सेमीकंडक्टर जो बनते हैं, उसके कुछ चिप, एसेंशियल चिप यूक्रेन बनाता है जो पूरी दुनिया को भेजता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर कहीं भी अड़ोस पड़ोस में अगर वायलेंस है तो उसका अफेक्ट आप पे पड़ता है। पाकिस्तान में बवाल है, भारत में क्या हाल है? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। पाकिस्तान में जो हाल है उस अंबेडकर नामा पर लगातार आप सुन रहे हैं, संजीव जी के साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं। लेकिन भारत पे इसका क्या असर पड़ेगा और भारत क्या करने वाला है, किस तरह की रिएक्शन प्रतिक्रिया होगी भविष्य में, इसको भी जानना बेहद ज़रूरी है। इसलिए इस एपिसोड में चर्चा इसी विषय पर संजीव जी के साथ। संजीव जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या होगा भारत में? क्रेडिट तो पहले लें कि हम ही करवाए हैं, पूरे यहाँ रॉ करवाई है? नहीं, देखिए, सामान्य रूप से जो गंभीर लोग होते हैं और जो लंबे इंटरेस्ट की बात करते हैं, लंबी सोच रखते हैं और आगे अपने नेक्स्ट जनरेशन की कई जनरेशन्स के फ्यूचर की जब बात करते हैं, तो वो कभी भी ऐसी चीज़ नहीं चाहेंगे कि उनका पड़ोसी डिस्टेबलाइज हो। एक नॉर्मल होता है कि आप जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, अगर पड़ोस के मोहल्ले में कोई वायलेंस होता है तो उसका साइड इफेक्ट आपके ऊपर आता है। अगर किसी शहर में रह रहे हैं, उसके शहर के आसपास कहीं कोई वायलेंस होता है तो उसका इफेक्ट शहर पे भी पड़ता है। निश्चित रूप से। चलिए, यहाँ तो बॉर्डर है तो वहाँ से कुछ अफेक्ट नहीं पड़ेगा, बॉर्डर पे सेना भी बैठी है। नहीं तो सामान्य रूप से किसी आसपास में होता है तो सप्लाई लाइन कटती है, आपको सप्लाई बंद हो जाता है, आपको ज़रूरी सामानों की आपूर्ति में दिक्कत आती है। तो निश्चित रूप से ठीक है, हमारे संबंध 70 साल से बहुत अच्छे नहीं है, हमारे बॉर्डर बहुत सख्त है, इन्फिल्ट्रेशंस की प्रॉब्लम है, पाकिस्तान का जो प्रॉक्सी वार से हम लोग पीड़ित रहे हैं। लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपका जो डेवलपमेंट एक होना चाहिए था 70 सालों में, अगर संबंध अच्छे रहते तो जो आपका डेवलपमेंट होता वो नहीं हो पाया। और वैसे में एक पड़ोसी स्टेट में अगर बहुत ज़्यादा वायलेंस हो जाए, बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो जाए वो स्टेट, तो उसका बहुत भारी इफेक्ट आप पे पड़ेगा। सिंपल ये नहीं लगेगा, इफेक्ट लगेगा कि वो ठीक है, वो तो तबाह हो रहा है, लेकिन जब आपका पड़ोसी अफ़गानिस्तान पे जब 30 सालों से 40 सालों से जब आपने देखा कि जब वहाँ पे इतना वायलेंस रहा, अमेरिकन फोर्सेस वहाँ बैठी रही, कभी तालिबान आया, तालिबान के बाद अमेरिकन फोर्सेस बैठी रही, तो उसका इफेक्ट सीधा पाकिस्तान पे पड़ा था। उस समय बॉर्डर से कम 50 से 70 लाख रिफ्यूजी, अफगान रिफ्यूजी पाकिस्तानी सीमा के अंदर बैठ गए थे आके, और आज भी 30 लाख अफगान रिफ्यूजी पाकिस्तानी सीमा के अंदर बैठे हैं। और वो पूरा एरिया इतना डिस्टेबलाइज है कि पाकिस्तान कभी भी सेंट्रल एशिया से अपना ट्रेड नहीं कर पाया, जबकि उसका ईस्टर्न फ्रंट पे इंडिया से ख़राब संबंधों के कारण इंडिया से भी अपना ट्रेड और जो डेवलपमेंट्स उसका पाकिस्तान का होना चाहिए था, नहीं हो पाया।
तो अभी आप देखिए कि रूस और यूक्रेन के बीच वार चल रहा है, तो आप क्या समझते हैं इससे अफेक्टेड सिर्फ यूक्रेन ही है? नहीं, इससे दुनिया अफेक्टेड सिर्फ रूस ही है? नहीं। अब रूस और यूक्रेन के वार होने के बाद उसका सीधा अफेक्ट पड़ा ग्लोबल ऑयल सप्लाई पे, तेल की सप्लाई। ग्लोबल जो यूक्रेन से सबसे ज़्यादा लोग खाने का तेल की भी सप्लाई लेते हैं, डबल ऑयल गैस, गेहूं, ये सारे का वर्ल्ड का सप्लाई था। इवन कि कुछ जो चिप बनते हैं, सेमीकंडक्टर जो बनते हैं, उसके कुछ चिप, एसेंशियल चिप यूक्रेन बनाता है जो पूरी दुनिया को भेजता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर कहीं भी अड़ोस पड़ोस में अगर वायलेंस है तो उसका अफेक्ट आप पे पड़ता है। अब सवाल ये है, स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में जो ये प्रॉब्लम आई है उसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट चाइना पे क्या पड़ेगा, और उसका इम्पैक्ट एक खाली मैं एक बात कह देता हूँ जी। लंका है पड़ोस में, कोलैप्स कर गया जी। बांग्लादेश है वो बेटर कर रहा है, बेटर कर रहा है। बर्मा है कोलैप्स किया हुआ है आज की डेट में, वहाँ पे खत्म है मामला है वहाँ पे, और बहुत स्थिति खराब है। चाइना का हिसाब किताब अलग है, अपने हिसाब से वो अपना दुनिया की शक्ति है जी। इधर नेपाल है तो नेपाल को छोड़ दीजिए, उसमें चाइना का इंटरवेंशन है। हाँ। पाकिस्तान है, वहाँ भी चाइना का इंटरवेंशन है, लेकिन पाकिस्तान से हमारा राइवलरी बहुत रहा है। बहुत ज़्यादा। भारत में अभी राइट विंग गवर्नमेंट है बीजेपी की, और जब यहाँ इलेक्शन होता है तो पाकिस्तान एक मुद्दा रहता है कि भाई पीओ को कब्जा कर लेंगे, पाकिस्तान रावलपिंडी पहुंच जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और पाकिस्तान के बहाने भारत का मुसलमान भी निशाने पर होता है। तो ये सरकार जो अभी है, जो दक्षिणपंथी सरकार है, इसके अंदर क्या चल रहा होगा पाकिस्तान की क्राइसिस को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से सरकार में जो थिंकर्स होते हैं, वो थिंकर जो होते हैं वो किसी पॉलिटिकल ग्रुप से जुड़े नहीं होते हैं, एस्टैब्लिशमेंट में रेगुलर काम कर रहे होते हैं। तो वो थिंकर इसको दूसरे एंगल से ले रहे होंगे। एक जो पॉलिटिकल जो सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देख रहे हैं, वो बड़े खुश हो रहे होंगे कि देखिए कैसे तबाह हो गया पाकिस्तान। हो सकता है बाद में क्रेडिट भी ले लें। क्रेडिट तो देखिए, क्रेडिट किसी भी चीज के लेने का बड़े नुकसान होते हैं, उसके रिपरकशंस भी होते हैं अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे आपने जाकर जवाब। अब सबको पता है कि पाकिस्तान में किस तरह के लोग कौन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दुनिया को पता है कि किस तरह कहाँ से बैकिंग हो रही होगी, कहाँ से कौन क्या कर रहा है, सबको पता है। इमरान खान की सरकार कैसे गिराई गई सबको पता है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। इमरान खान की सरकार कैसे गई, कैसे गिर गई, या वहाँ के जबरदस्ती कोई हवा काट दे अलग बात है, लेकिन कोई रोल नहीं है जी। सवाल ये है कि देखिए 3-4 बातें होती हैं कि आप जो है रीजनल कोऑपरेशन की तरफ लगातार मीटिंग कर रहे हैं। एससीओ के आप मेंबर हैं, एससीओ का मेंबर पाकिस्तान भी है, एससीओ के मेंबर आप भी हैं। आखिर आप एससीओ के मेंबर क्यों बने और पाकिस्तान एससीओ के मेंबर क्यों बने? एससीओ का मेंबर का एससीओ जो संगठन है, संघाई कोऑपरेशन, हाँ, जो वो संगठन का मेन एजेंडा है क्षेत्रीय सहयोग, व्यापार को बढ़ाना और जो क्षेत्रीय टेररिज्म है उससे निपटना। एक इम्पॉर्टेंट इशू है। आज पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होगा, पाकिस्तान के अंदर कोई एक फोर्स शासन ना करे, कोई भी एक सत्ता का केंद्र न हो। कल को कोई बात इंडिया के अंदर होगी, जो फ्रिंज एलिमेंट्स जिसको आप बोलते हैं, जैसे आपके यहाँ भी फ्रिंज एलिमेंट्स है, सरकार बोलती है किसी फ्रिंज एलिमेंट ने कुछ इस तरह के बयान दे दिए, तो फ्रिंज एलिमेंट्स आपके यहाँ तो अभी थोड़े आए हैं, वहाँ तो बहुत सारे हैं। वो फ्रिंज एलिमेंट किसी के अगर कंट्रोल में नहीं रहेंगे, आप किससे बात करेंगे कि इनको कंट्रोल करो? अगर कल को उनकी गवर्नमेंट वहाँ पे नहीं रहती है, लीबिया की तरह कोई स्थिति बन जाए, अफगानिस्तान की तरह कोई स्थिति बन जाए, फिर आप क्या करेंगे? जैसे आज तालिबान का शासन है, 2 साल से 1.5 साल से आप आउट है वहाँ से, अब जाके कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हुई है। तो इस तरह के कभी भी स्टेबलाइज गवर्नमेंट होना किसी भी पड़ोसी मुल्क में आपके इंटरेस्ट में होता है। और बातचीत कर सकते हैं, ट्रेड रूट खोल सकते हैं। नहीं, आप पहले अगर मान के चलिए कि आज हमारे यहाँ पाकिस्तान में एकदम टोटली डिस्टेबलाइज हो जाए, और अगर यहाँ पे कोई प्रॉक्सी ग्रुप यहाँ पे कोई अटैक कर दे, आप पाकिस्तान में किससे बात करेंगे, किससे कहेंगे? वो कहेंगे जी हमारा तो कमांड ही नहीं है, हमारा तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? अलग अलग इस तरह के क्षेत्र बन जाए, एथनिक ग्रुप्स हो जाए, सत्ता के केंद्र बन जाए, तो आपके लिए इमीडिएट नुकसान होंगे। बगल में अफगानिस्तान है, इस तरह के एलिमेंट्स जाएंगे कहाँ? कभी आपकी तरफ घुसेंगे, कभी उधर घुसेंगे। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात से? डिस्टर्ब होगा ना, डिस्टर्ब एरिया होगा। रीजनल जो स्टेबिलिटी है, रीजनल जो पीस है, उसके लिए खतरा होता है। देखिए पाकिस्तान की कुछ अपनी गलतियां थी, डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस था उनको डेवलप नहीं होने दिया, उसका खामियाजा वो खुद भुगत रहा है आज की डेट में। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएगा तो उसके साइड इफेक्ट्स आप पे बहुत ज़्यादा आएंगे। आपने पूरा लंबा प्लानिंग कर रखा है यूरेशिया तक जाने का, आप लगातार बैक चैनल
दो तरह की डिप्लोमेसी है, एक फ्रंट चैनल डिप्लोमेसी है, एक बैक चैनल डिप्लोमेसी है। फ्रंट चैनल डिप्लोमेसी आपने पिछले 6 साल 7 साल से काफ़ी कम हो गया है, बातचीत हो नहीं रही है। तो आप बैक चैनल डिप्लोमेसी में बातचीत कर रहे हो, आपके बंदे उनके बंदे इंगेज हैं कहीं ना कहीं। क्यों कर रहे हो? इसीलिए कि आपका यूरेशिया तक रूट जाए, आपकी सरकार के जो कुछ चहेते कॉरपोरेट्स हैं उनको भी कुछ बेनिफिट्स हो, उसके साथ साथ आम लोगों के भी बेनिफिट्स हो, जो है लोगों का रोजगार पैदा होगा। अगर पाकिस्तान से आपके संबंध सुधरेंगे तो नॉर्थ इंडिया का पूरा कई एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, यहाँ के इंडस्ट्री पे डिमांड बढ़ेगी, पाकिस्तान वाले बहुत सारे डिमांड करेंगे और आप जो यहाँ पे है रोज़गार पैदा होगा। इस तरह के गुड़गांवा है, नोएडा है, इस तरह के जितने भी इंडस्ट्रियल टाउनशिप है उसका डिमांड पाकिस्तान से एकाएक बढ़ जाए अगर आपका बॉर्डर सॉफ्ट हो जाए तो। लेकिन अगर इस तरह की स्थिति पाकिस्तान में कोई स्टेबलाइजेशन ही नहीं होगी तो आपका न ट्रेड बढ़ना है। दूसरा, आप चाहते हैं कि आप पाकिस्तान के रास्ते, अफगानिस्तान से रास्ते आप सेंट्रल एशिया जाना चाहते हैं, कभी अभी आप ईरान के रास्ते जाते हो, बहुत लंबा रूट पड़ता है, महंगा रूट है। पहले समुद्र तट पे आपके जहाज पे सामान रखा जाएगा, फिर वो चाबहार पोर्ट पे या बंदर अब्बास पोर्ट पे उतरेगा, फिर वहाँ से रेल लाइन में चलेगा। रेल लाइन से जाने के बाद वो अजरबैजान के पास भी एक थोड़ा सा ऑब्स्टेकल है, नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बन रहा है उसमें कुछ बीच बीच में नदी समुद्र वाले एरिया आते हैं। तो महंगा रूट भी है, दिक्कत वाला रास्ता भी है। तो वैसे में आपको जो है इम्पोर्टेंट जो रूट है वो लैंड रूट पाकिस्तान से ही है और लगातार बातचीत हो भी रही है। एससीओ की मीटिंग में भी आप लगातार इस तरह की बात कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं अल्टीमेट आपको ये नुकसान होगा। तो मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आना बहुत जरूरी है। अब एक इम्पॉर्टेंट इशूज है कि कश्मीर, जिसको लेकर पाकिस्तान लंबे समय से इशू बनाया है। जैसे एससीओ की मीटिंग में भी आया तो मिस्टर जो बिलावल जरदारी थे, गोवा में जो मीटिंग हुआ उसमें भी वो कुछ इस तरह के बैक डोर से बात कर रहे थे। मतलब कि बायलैटरल मीटिंग सिर्फ इसलिए नहीं हुई कि कश्मीर इशू पे वो अभी भी उनका स्टैंड भारत से डिफर कर रहा है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि वो पॉलिटिकल कंपल्सन में बात कर रहे हैं। एक सच्चाई ये भी है कि जो पाकिस्तानी आर्मी का एक बहुत बड़ा तबका खुल के आ गया है कि नहीं, कश्मीर को एक साइड में रखो, इंडिया से रिलेशंस को इमीडिएट सुधारो, ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाओ। हम लगातार उस पर, उसी के तहत जनरल बाजवा ने लाइन ऑफ वहाँ पे जो है कश्मीर बॉर्डर पे फायरिंग को रुकवाया था। जो भारत और पाकिस्तानी सेना के बीच एक समझौता हुआ उसमें फायरिंग में काफ़ी कमी आई है। ठीक है, बीच बीच में इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, उनके अंदर भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो बीच में कुछ ना कुछ कार्रवाई कर देते हैं। लेकिन एक बड़ा तबका इस रियलिटी को समझ रहा है कि पाकिस्तान का चारा यही अच्छा, पाकिस्तान का भविष्य इसी में है कि भारत से बातचीत करें। कुछ इशूज कश्मीर जैसे जो इशू है उसको साइड लाइन करें, क्योंकि वो भी ज़मीनी हकीकत जान रहे हैं कि कश्मीर अब हम भारत से ले नहीं सकते। तो ये इस ज़मीनी हकीकत के जानने के बाद आर्मी के जो टॉप लेवल के बहुत सारे अफसर इसके हक में है कि आप भारत से बातचीत शुरू करो। यही इशारा था, उन्हीं की इशारा था कि शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब जो यूएई के किंग से अपील करी थी कि आपके रिलेशंस भारत से अच्छे हैं और आप हमारा मध्यस्थता कराओ। कहीं ना कहीं उसको हीट लगने लगा है, गर्मी लगने लगी है उनको, क्योंकि जो पाकिस्तानी पंजाब का बहुत बड़ा सीमा तो आपसे लगता है। अब वहाँ पे लोग आटे के अभाव में डेथ हो रही है, महंगाई चरम सीमा पे है। अगर आज बॉर्डर खुल जाए तो उनके यहाँ महंगाई सीधा 26% तो 6% पे आ जाएगा। यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा, यहाँ से गेहूं गोदामों में भरे पड़े हैं, बहुत सारी चीजों का, आलू है, प्याज है, टमाटर है। जलंधर के आसपास आलू की बहुत खेती होती है। वो तो कहते हैं कि बॉर्डर खोल दो, पाकिस्तान को आलू देंगे, हमारा भी इनकम बढ़ेगा, उनका भी महंगाई कम होगी। तो ये जो सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकल बातें हैं वो प्रैक्टिकल बातों को देखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी रहे। बीच में स्टेबिलिटी जब पाकिस्तान में कम हो गई थी और जब तालिबान पाकिस्तान का जब असर बढ़ रहा था तो और उनकी सेना पे जब अटैक शुरू कर दिए थे, तो यहाँ जब उन्होंने बाघा बॉर्डर से सिर्फ 4 किलोमीटर आगे मनावा पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज पे जब अटैक किया तो इंडियन गवर्नमेंट अलर्ट हो गई थी कि ये तो बॉर्डर से 4 किलोमीटर आगे उन अपने ही एस्टेब्लिशमेंट पे इतना भीषण अटैक कर रहे हैं, कल को भारतीय क्षेत्र पे अटैक शुरू कर देंगे। तो ये इंडियन एस्टेब्लिशमेंट में बड़ी चिंता हो गई थी कि इस तरह के एलिमेंट्स जो लगातार जो मदरसों में बैठ कर और जिहाद कर रहे हैं और पाकिस्तानी सेना पे ही जब अटैक कर रहे हैं तो हमारे बॉर्डर पे आ गए हैं, कल को हमारे यहाँ भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमेशा भारत सरकार का एक तबका कि ये इसीलिए रहा है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी स्टेबिलिटी रहे, डेमोक्रेटिक फोर्सेज स्ट्रॉन्ग रहे, इवन कि आर्मी भी आए तो आर्मी से भी इनका चैनल खुला रहता है। मुशर्रफ साहब के टाइम में चैनल खुला रहा, मुशर्रफ साहब के टाइम में आगरा में वाजपेयी जी से भी बातचीत हुई,
तमाम उसके बावजूद पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, आपको याद होगा, कारगिल मुशर्रफ ने किया था, उसके बावजूद बातचीत हुई थी दोनों मुल्कों में शुरू हुई। मनमोहन सिंह तो अगर शायद इस लेवल पे पहुंच गए थे कि बहुत ही एक कंक्रीट समझौता होने जा रहा था, कुछ डोमेस्टिक कंपल्सन हमारे थे, कुछ उनके थे। पॉलिटिकल कंपल्सन भी हो जाता है ना, अगर मनमोहन सिंह कोई समझौता कर लेते उस समय तो भारतीय जनता पार्टी कहती तो सारा हित ही बेच गए भारत का, ये तो पाकिस्तान के हित बेच गए। बेशक वही काम ये भी अब करने को तैयार हैं, ये भी समझौता चाहते हैं, कोई ना कोई बीच का रास्ता चाहते हैं, चाहे राइट विंग पॉलिटिक्स कर रहे हो, यहाँ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बेशक मुसलमानों के अगेंस्ट बोले, लेकिन जो इनके जो ट्रेड ग्रुप है, जो इनके समर्थक लॉबी है, वो अपने इंटरेस्ट में पाकिस्तान से बातचीत चाहता है। अदानी साहब मई में यहाँ मोदी जी 2014 में पावर में आए और उसी समय पाकिस्तान चले गए एक प्रपोजल लेके कि हमारा 4000 मेगावाट बिजली हमसे खरीद लो। पाकिस्तान के अंदर चले गए थे, पाकिस्तानी पार्लियामेंट, लीला है, पूंजी लीला है, पूंजी लीला है। पाकिस्तानी पार्लियामेंट में उस समय इशाक डार थे उनके ऊर्जा मंत्री या कौन थे, मुझे नाम एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, उन्होंने वो चिट्ठी भी पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया कि चिट्ठी भारत के जो एक बहुत बड़े जो कॉर्पोरेट है एनर्जी सेक्टर के, गौतम अदानी की कंपनी से आया है 4000 बिजली मेगावाट के, वो भारत से बेचना चाहते हैं। जो बांग्लादेश को जैसे 1400 मेगावाट वो बेचना चाह रहे हैं और बेच रहे हैं, जो प्लांट लगाया है, तो अदानी साहब की अहम इच्छा रही है कि राजस्थान के जो उनके जो सोलर का जो एनर्जी है, चाहे पंजाब के अंदर प्लांट जो लगा के वो पाकिस्तान को बिजली एक्सपोर्ट करें और प्रॉफिट कमाएं, क्योंकि पाकिस्तान में बिजली की संकट था। पाकिस्तान में चाइना अपना प्लांट लगा रहा है, चाहे पाकिस्तान में चाइना ने बड़े बड़े 8-10 प्लांट कोल बेस्ड और हाइडल बेस्ड लगा दिए चाहे चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे। तो ऐसी इच्छा तो अदानी जी की भी रही है कि जैसे चाइना वहाँ चाइनीज कंपनियां लगा सकती है तो हम क्यों नहीं लगा सकते। अगर वहाँ ना लगा सकें, वहाँ पे कुछ आतंकी हमला का डर होता है, चाहे कुछ होता है, तो भारतीय सीमा में लगा के बस ट्रांसमिशन ही करना है, एक पोल इधर गाड़ना है, एक पोल उधर गाड़ना है, बिजली उधर भेज देना है, बॉर्डर से ही डॉलर ले लेना है, तो ये देखिए, ये कॉर्पोरेट के इंटरेस्ट में भी है, नॉर्थ इंडिया के इंटरेस्ट में है। एक आप आखिरी सवाल, चाइना को छोड़ दें तो भारत का क्या आसपास के जितने मुल्क हैं सब गरीब मुल्क ही हैं और डिस्टर्ब्ड हैं जी, और पाकिस्तान ज़्यादा भी डिस्टर्ब है। ऐसी स्थिति में भारत को अभी क्या करना चाहिए? देखिए, भारत की जो विदेश नीति की सबसे बड़ी गलती रही है, चाइना बिग ब्रदर की भूमिका में तब आया जब वो बिग ब्रदर बनने लायक हो गया। आप मेरी बात सुनिए, चाइना की इकोनॉमी आज की डेट में 16 ट्रिलियन डॉलर की है, 16 ट्रिलियन डॉलर की। आपसे कितना ज़्यादा है? आप 2.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, 16 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। वो 25 अरब डॉलर इन्वेस्ट कर चुका है पाकिस्तान में, 60 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट प्लान है टोटल, 25 अरब डॉलर इन्वेस्ट कर चुका है, 25 अरब डॉलर से वहाँ काम हो चुका है, सड़कें बन चुकी है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहा है, वहाँ पे पावर प्लांट्स लग गए हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश में उसने समझौता किया 25 अरब डॉलर के इन्वेस्टमेंट का, वहाँ पे अभी कितना लगा है मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं, लेकिन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में 25 अरब डॉलर का उसने इन्वेस्टमेंट की घोषणा करी है और धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया है। चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है और उसमें भी उन्होंने कम से कम 10 से 8 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया। तो उन पे पास वो ऐसी इकोनॉमी अब बन चुके हैं जिनके पास पैसा है कि वो बाहर फेंक सकें, और तो और उनका पब्लिक सेक्टर इतना दमदार है कि चाइना रेलवे से लेके चाइना पेट्रोलियम से लेके बैंक, जो भी गैस और बैंक है वो बाहर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपके यहाँ तो पब्लिक सेक्टर आप बेचे जा रहे हैं, आप तो सिर्फ अपना इन्वेस्टमेंट के लिए अदानी पे निर्भर हैं, अंबानी पे निर्भर हैं, टाटा पे निर्भर है। इनको कहेंगे कि जाके बाहर लगाओ, आपके पास सरकार अपना कुछ नहीं। आज सरकार अगर बांग्लादेश से कोई समझौता करे और बांग्लादेश कहे गवर्नमेंट को कि आप हमारे यहाँ ये प्लांट लगाइए, तो हमारे साहब कहाँ जाएंगे लोग, हमारे जो सरकार के लोग हैं वो अदानी अंबानी को ही कहेंगे ऐसा, और वो रिक्वेस्ट करेंगे। जवाहरलाल नेहरू जो बनाए थे सब बेच दिए, बेच रहे हैं, अभी बहुत सारे बचा हुआ है। अब यह तो इनके पास इतना क्षमता हो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बोले कि जाके बांग्लादेश में प्लांट लगाओ, जैसे रशिया ने हमारे यहाँ कई प्लांट्स लगाए ना। तो वो देखिए, तो आप बिग ब्रदर की भूमिका में तब आए, आप नेपाल में काठमांडू में नेगोशिएशन करते रहे, बात करते रहे, चाइना ने वहाँ पैसा फेंक के सारा अपने पक्ष में कर लिया वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को। आपके पास पैसा खर्च करने की क्षमता नहीं है, तो विदेश नीति पैसे से भी चलता है, आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे भी चलता है, भाषण से नहीं चलता है। अब आप 2.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है और 2.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ साथ आप कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे हम निर्भर हैं। आप खुद ही बोलते हैं कि इधर आओ, आपकी देने की तो क्षमता रख ही नहीं रहे। चाइना ले भी रहा है, दे भी रहा है। अमेरिकन कंपनियां चाइना को अपना बेस्ट इन्वेस्टमेंट का सेंटर मान रही हैं और चाइना के पब्लिक सेक्टर खुद भी बाहर दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप बिग ब्रदर की भूमिका में रहे, नेपाल को डराते रहे, श्रीलंका को डराते रहे इस ढंग से, और इसके लिए हम अकेला इनको भी जिम्मेवार नहीं मानते। इनसे पहले वाली सरकारें भी बिना कुछ मतलब वो किए हुए बिग ब्रदर की भूमिका में थे, जबकि वो चाहते थे कि हमसे बराबरी के
उस पर आके बात करें। नेपाल तो खैर हमारे अच्छे रिश्ते थे, मोदी जी के आने के बाद और सब गड़बड़ हुआ है। नेपाल में मोदी जी के आने के साथ साथ चाइना का जो इंटरफेरेंस बढ़ा, उसके कारण भी हुआ है। अब वैसे में पाकिस्तान, तो भारत को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान 1947 में पाकिस्तान शुरू से उसका एक एप्रीहेंशन रहा कि जो पार्टीशन है उसको इंडिया ने स्वीकार नहीं किया। शुरू से आर्मी के एक विंग ने और कट्टरपंथियों के एक विंग ने, उन्होंने लगातार कहा कि हम एक आज़ाद मुल्क बन गए, हमें हिंदुओं से आज़ादी मिल गई। ये उन्होंने कहा कि हम एक हिंदुओं से आज़ादी मिल गई। यहाँ सेकुलर गवर्नमेंट थी, वहाँ वो बोलते थे कि हिंदुओं से आज़ादी मिल गई, लेकिन जो वहाँ की नई हिंदू गवर्नमेंट है वो कभी भी हमको हड़प सकती है। वो उन्होंने विभाजन स्वीकार नहीं किया है। नेहरू को लेकर बड़े मिस इन्फॉर्मेशन दिए, और जो तमाम कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और जब 1971 में बांग्लादेश बना तो उन्होंने कहा कि देखो हम लोग कहते थे ना, ये हमारे पार्टी हमारे विभाजन को और हमारे जो इंडिपेंडेंट राष्ट्र को नहीं किए। तो उन्होंने आज उसका परिणाम भुगत लिया कि आज क्या हो गया, पाकिस्तान के हालात देख ही रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारत को उनको ये कन्विंस करना चाहिए था कि भैया ऐसा है कि आप इंडिपेंडेंट राष्ट्र बन गए, आप एक अलग देश बन गए, आपका एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र वो है, हम कभी आपके ऊपर आंख नहीं लगा के बैठे हैं। आप अपना इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट कीजिए। आपके डेवलपमेंट, जब दो भाई का बंटवारा हो जाता है तो एक भाई जो है अगर दूसरे भाई को ये कहे कि अब भाई बंटवारा हो चुका है, तेरे पास 6 एकड़ ज़मीन है, इस 6 एकड़ से तू 10 एकड़ कर, 20 एकड़ कर, 50 एकड़ कर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो भाई उसको एक कन्विंस करे कि 6 एकड़ में से हम तुम्हारा 2 एकड़ छीन लेंगे, 3 एकड़ छीन लेंगे, तो लड़ाई लाजमी है। तो ये भारत सरकार को या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को शुरू से उनको कन्विंस करना चाहिए था, और अभी भी कन्विंस करना चाहिए, और उनके लोगों को एक्सपोज करना चाहिए जो प्रोपेगेंडा करते हैं भारत के खिलाफ। जो उनकी आर्मी में उनका एक स्ट्रेटजिक कल्चर जो है, शुरू से आर्मी के अंदर एक जो स्ट्रेटजिक कल्चर के लिए स्पेशल जो उनका डिपार्टमेंट है, वो लगातार प्रोपेगेंडा में हर साल उनके आर्टिकल्स आते हैं कि इंडिया को आगे हमारे साथ क्या करने जा रहा है, क्या खतरा है, कैसे पूरा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो इंडिया को लेकर है। तो वो तो इंडियन गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि वहाँ के सिविल सोसाइटी र्यूमर्स को तोड़े, और प्लस अपने यहाँ जो आप जो लगातार जो कर रहे हैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के फायदे में, तो उनको मदद मिलती है कि देखो वो तो वहाँ के मुसलमानों को नहीं बख्श रहे हैं, तो हम लोग को कहाँ से बख्शेंगे। तो ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा कि आप जो है, और रीजनल, और आज की डेट में देखिए लीबिया तबाह हो गया, सीरिया तबाह हो गया, रिफ्यूजी बन के कोई यूरोप में रह रहा है, कोई वहीं रह रहा है। आसपास के देश भी, सीरिया के आसपास के देश कौन से शांत हैं, उनको भी बहुत भारी मिलिट्री इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। सीरिया के पड़ोस में सऊदी अरब है, सीरिया के पड़ोस में और भी देश हैं, उसका साइड इफेक्ट उन पर भी पड़ रहा है, उनको भी हथियार खरीदने पड़ रहे हैं, अपने ह्यूमन रिसोर्स उधर लगाना पड़ रहा है कि भाई उधर के बंदे हमारी तरफ ना आ जाए घुस के। तुर्की को बहुत समस्या है सीरिया के टेररिस्टों से। सीरिया के अंदर जो जिहादिस्ट ग्रुप हैं, वो अलग अलग जो एलिमेंट्स जो सक्रिय हैं, उससे तुर्की को प्रॉब्लम है। वो तुर्की कहते हैं हमारी सीमा में घुस जाते हैं, आके हंगामा करते हैं, हमारे यहाँ मार के चले जाते हैं। सीरियन गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है कि सीरियन गवर्नमेंट जो है इन्हीं में से कुछ एलिमेंट्स को हमारे एरिया में भेज देती है। तो ये इस तरह के वीक गवर्नमेंट या वीक स्टेट, अगर कोई सरकार अगर कहीं आ जाए और जिहादी एलिमेंट्स या अलग अलग तरह के एलिमेंट्स वहाँ मजबूत हो जाएंगे, तो भारत सरकार के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं होगी। भारत को सोचना पड़ेगा। जी, तो शुक्रिया। आप देख रहे थे अम्बेडकरनामा और भारत पाक रिश्तों पर। ये पड़ोसी अगर आपका डिस्टर्ब है तो आप भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, इसलिए पड़ोसी को भी खुशहाल रखिए, आप भी खुशहाल रहिएगा। शुक्रिया। देखते रहिए अम्बेडकरनामा।